हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आइए देखते हैं एक और प्रैक्टिस सेट। लगातार प्रैक्टिस जारी रखिएगा हमारे साथ और परिणाम की चिंता हम नहीं करेंगे, ठीक है? तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, फटाफट हमारे साथ जुड़िए। और जैसा कि आप सबको पता है पिछले सेशंस हमारे कैसे जा रहे हैं, अगर आपको वो अच्छे लग रहे हैं तो आप निष्पक्ष रूप से एनालिसिस करके सपोर्ट करिएगा मुझे। लाइक और शेयर अगर बनता है मेरे लिए तो जरूर करिएगा। और आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सामाजिकता कैसा अभिप्रेरक है? सोशियलिटी कैसा मोटिव है? पहला विकल्प है जैविक, दूसरा विकल्प है सामाजिक, तीसरा है अर्जित, चौथा है स्वाभाविक। आंसर प्लीज। सामाजिकता कैसा अभिप्रेरक है? सोशियलिटी, सोशलाइजेशन अगर हम कह दें तो कैसा अभिप्रेरक है? जैविक है, सामाजिक है, अर्जित है, स्वाभाविक है। आंसर प्लीज। गलत ट्रैक पर चल रहे हो आप। सामाजिकता कैसा, ये जितना सिंपल लग रहा है आपको याद रखना उतना ही जटिल है ये। तो फर्स्ट साइट अगर हम कहें सामाजिकता को लेकर, जैविक अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक, स्वाभाविक अभिप्रेरक, इसमें से जब हम सोशियलिटी को डालेंगे तो सोशियलिटी जाएगी बेटा अर्जित अभिप्रेरक। याद रखना एक्वायर्ड है, ठीक है? सामाजिकता कैसा है? अर्जित है। क्यों? क्योंकि जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता है। आप सब पढ़ते होंगे सामाजिकता का पहला पाठ वो कहां पढ़ता है? अपने परिवार से, अपनी मां से पढ़ता है। तो इसका मतलब एक्वायर्ड है, ना तो वो जैविक है, ना ही सामाजिक है और ना ही स्वाभाविक है। अर्जित है, एक्वायर्ड है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उपलब्धि अभिप्रेरक पर कार्य किया है। उपलब्धि अभिप्रेरक, अचीवमेंट मोटिव। मैकडूगल ने, एटकिंसन ने, फ्राइड ने, मैस्लो ने। आपने सुना है और आप जानते भी हैं, विदाउट डिले, वेरी गुड। उपलब्धि अभिप्रेरक पर एटकिंसन ने काम किया है और एटकिंसन के सहयोगी हैं मैकक्लेलैंड। ये नाम भी कहीं कहीं आता है, मैकक्लेलैंड। तो एटकिंसन और मैकक्लेलैंड दो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अचीवमेंट मोटिव पर कार्य किया है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3। उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यवहार को डैश प्रदान करती है। पहला विकल्प दिशा, तीव्रता, निरंतरता, उपयुक्त सभी। आंसर प्लीज। अच्छा, एक बार आप सभी को पुनः गुड इवनिंग। तो आप बताएं जरा, उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यवहार को डैश प्रदान करती है? दिशा, तीव्रता, निरंतरता, उपयुक्त सभी। आप सबको पता, अचीवमेंट मोटिवेशन दिशा भी प्रदान करती है, तीव्रता भी प्रदान करती है, निरंतरता भी प्रदान करती है, उपयुक्त सभी। फोर्थ इज राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। एटकिंसन ने उपलब्धि अभिप्रेरणा की व्याख्या के आधार दिए हैं। देखो, बहुत सारी चीजें हमको आती हैं, बहुत सारी चीजें नई हैं। यहां पर हम आपसे बार बार कहते हैं, हमारे हर सेशन में ये बात चलती है कि मैं एज इट इज जो क्वेश्चंस आए हैं केवल वही रिवाइज नहीं कर रहा हूं आपसे। यानी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो देख सकते किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वही घसीट घसीट कर वही दिए जा रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि क्वेश्चन रिपीट तो होते होंगे, लेकिन 100% तो रिपीट नहीं होते ना। नए क्वेश्चन कहां से आते होंगे? तो ये नए क्वेश्चंस की श्रेणी में भी हम कुछ काम कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ आए हुए क्वेश्चंस के साथ जो लास्ट लिमिट चलती है कि क्वेश्चन और कहां तक जा सकता है, उसकी बात की जा रही है। तो इसलिए हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन नए लग रहे होंगे, लेकिन नए क्वेश्चंस का उद्देश्य, ध्येय हमारा ये है कि आप कुछ नई चीजें भी सीखें। तो एटकिंसन ने उपलब्धि प्रेरणा के व्याख्या के आधार दिए हैं। सफलता पाने की प्रवृत्ति,
विफलता से बचने की प्रवृत्ति, पहला व दूसरा दोनों, केवल पहला सही है। आंसर प्लीज। तो आप सब समझते हो कि केवल पहला सही है, गलत है, पहला व दूसरा दोनों सही है। अब देखो, एटकिंसन ने उपलब्धि अभिप्रेरणा की व्याख्या के दो आधार दिए हैं। कितने आधार दिए बच्चा? दो बेस दिए हैं, दो आधार हैं। इसमें पहला है सफलता पाने की प्रवृत्ति। इसका मतलब हम इसमें क्या करते हैं? सक्सेस होने के लिए काम करते हैं। और दूसरा क्या है? विफलता से बचने के लिए। तो अवॉइड अनसक्सेस एंड एक्वायर्ड सक्सेस। तो विफलता से बचने की जो प्रवृत्ति होती है उससे भी हम उपलब्धि पाना चाहते हैं, और सफलता पाने की प्रवृत्ति है तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। और ये दो आधार हैं जो एटकिंसन ने अपने सिद्धांत में प्रयोग किए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी, आप सबको पता है, साइको एनालिटिक थ्योरी से संबंधित हैं। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं फ्राइड, युंग, एडलर, उपयुक्त सभी। आंसर प्लीज। बिल्कुल सही है आपका जवाब, फ्राइड है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, अब इस स्थिति में चौथा आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। कैसे? अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से अगर हम कहते हैं मुख्य कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो है सिगमंड फ्राइड। लेकिन अभी हम मुख्य नहीं लगा, सारे लगे हुए हैं। तो युंग, जिन्हें आप जुंग भी पढ़ते हो, कार्ल जुंग, और एडलर, ये तीनों हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित काम किए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्यवहार के प्राचीन रूपों में अनुप्रेरकों की कमी। अब अनुप्रेरक की कमी क्या है बेटा? अनुप्रेरक की कमी है, कल भी बात हुई थी, ड्राइव रिडक्शन। तो व्यवहार के प्राचीन रूपों में अनुप्रेरकों की कमी की धारणा का प्रयोग किया है। ड्राइव रिडक्शन पर कार्य किसने किया है? व्यवहार के प्राचीन रूपों में, एंशिएंट फॉर्म ऑफ बिहेवियर्स। तो मनोविश्लेषणवादियों ने, व्यवहारवादियों ने, मूल प्रवृत्तियों के समर्थकों ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर प्लीज। अच्छा, नए क्वेश्चन, नई चीजें सीखकर मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ। नई चीजें अगर आप सीख रहे हो मेरे साथ तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? मेहनत अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? ओके, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा और सीखते रहिए। तो व्यवहार के प्राचीन रूपों में अनुप्रेरकों की कमी, ड्राइव रिडक्शन की धारणा का प्रयोग किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइव रिडक्शन यूज्ड मनोविश्लेषणवादियों के द्वारा, व्यवहारवादियों के द्वारा, मूल प्रवृत्तियों के समर्थकों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर प्लीज। तो आपको पता होना चाहिए ये अनुप्रेरकों की कमी पर कार्य करने वाले मुख्य रूप से कौन माने जाते हैं? हल माने जाते हैं। इतना तो आपको पता है, सीएल हल। तो जब सीएल हल की बात की जाएगी तो ये किस वाद के समर्थक हैं? ये हैं बिहेवियरिज्म। तो आपका व्यवहारवादियों ने दिया, दूसरा सही है। कहां से चीजें समझनी है, इन चीजों को बेहतर से जानने की कोशिश करो। आइए क्वेश्चन नंबर 7। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के कितने प्रधान तत्व, मेन एलिमेंट्स बताए? ये सबको पता कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी दी है? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। मूल प्रवृत्तियां का मतलब इंस्टिंक्ट्स। और 14 ही संवेग बताए हैं। लेकिन अब कह रहे हैं मूल प्रवृत्तियों के कितने प्रधान तत्व, मेन एलिमेंट्स। पहला विकल्प सामान्य उत्तेजना, फिर क्रिया है, लक्ष्य निर्देशन, उपयुक्त सभी। वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी आपके लिए नया होगा। उपयुक्त सभी, पहले क्या होता है? सामान्य एक्साइटमेंट होता है, फिर उसमें क्या होता है? क्रिया होती है, और जब क्रिया होती है तो व्यक्ति क्या करता है? लक्ष्य निर्देशन व्यवहार करने लगता है। तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के कितने प्रधान तत्व बताए? ये 3 बताए। संख्या भी अगर कहीं पूछी जाए तो 3 आएगा, नंबर ऑफ 3। पहला कौन सा है? सामान्य उत्तेजना, फिर क्या है? क्रिया है, फिर लक्ष्य निर्देशन है। ठीक है, और इनका ऑर्डर भी यही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपको जरूर आना चाहिए।
मैस्लो ने आत्म सिद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? कब प्रतिपादित किया? आत्म सिद्धि क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। आप सबको पता, अब्राहम मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। यही आपका सिद्धांत जो है आत्म सिद्धि का सिद्धांत ही क्या कहलाता है? आवश्यकता का पदानुक्रम। हायरार्किकल थ्योरी ऑफ नीड। तो यह सिद्धांत कब प्रतिपादित किया है? 1923, 1972, 1954, 1964। वेरी गुड, 1954, 1954 में दिया है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता को आत्मसिद्धि कहा जाता है। व्यक्ति की अपनी क्षमताओं, देख लो, व्यक्ति की अपनी स्व क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता को क्या कहते हैं? आत्मसिद्धि कहते हैं। यह परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, तो समझिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन व्यक्ति की अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता, जो हमारे भीतर है, स्व है, उसको कंप्लीटली डेवलप करने की क्षमता क्या कहलाती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहलाती है। जानिए आप में है क्या क्या। तो यह कथन किसका है? मैस्लो का, मॉर्गन तथा किंग का, मैकडूगल का, एटकिंसन का। नो 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 नो, मैस्लो नहीं होगा यहां पर। यह परिभाषा दी गई मॉर्गन तथा किंग के द्वारा, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सफलता को शामिल किया गया है। सफलता को किस स्तर की आवश्यकता में शामिल किया गया है? आप सबको पता है कि आवश्यकताएं 5 बताई गई हैं। पहला विकल्प है सुरक्षा आवश्यकता में, दूसरा है संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकता में, सम्मान की आवश्यकता में, आत्मसिद्धि की आवश्यकता में। आंसर प्लीज। तो आप सबको पता कितनी आवश्यकताएं बताई हैं? 5 आवश्यकताएं बताई हैं। सबसे पहले है शारीरिक फिजियोलॉजिकल, फिर दूसरी कौन सी है? सुरक्षा है, सेफ्टी है, फिर तीसरी कौन सी है? स्नेह समाज है या समाज स्नेह, सोशल। फिर फोर्थ कौन सा है? सेल्फ स्टीम, स्वसम्मान है। और फिर 5वीं है स्वनियमन, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं दी गई हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, सोशल नीड्स है, सेल्फ स्टीम्ड है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। अब पूछ रहा है कि सफलता को किस स्तर की आवश्यकता में शामिल किया गया? सुरक्षा। तो आप देखो सुरक्षा तो दूसरा ही है, नहीं होगा। संबद्धता एवं स्नेह, ये तीसरा है, संबद्धता स्नेह, नहीं होगा। सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि नहीं है, थर्ड इज राइट। सफलता को सम्मान की आवश्यकता में शामिल किया गया है, राइट। सक्सेस को किसमें? सफलता को स्वसम्मान, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या। वाइड रेंज में चल रहे हैं, एक तरफ स्टैंडर्ड सवाल भी है और एक तरफ वो सवाल भी है जिन सवालों को लेकर हम कहते कि यार ये तो रट्टाफिकेशन के सवाल हैं। रट्टाफिकेशन के सवाल लॉजिकल नहीं है, उनको तो बस रटना है। तो अगर हम कहें जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कंफ्यूजन जरूर है। आप देखते होंगे अलग अलग प्रैक्टिस सेट पढ़ते होंगे तो यहां कंफ्यूजन जरूर है। पहला विकल्प है 350, फिर दूसरा विकल्प है 270, तीसरा विकल्प है 206, चौथा विकल्प है 200। आंसर प्लीज। सवाल हो सकता कंफ्यूजिंग आपको लगे, लेकिन देखेंगे जन्म के समय शिशु में, अब देखो हड्डियों की संख्या शिशु में जन्म के समय, यानी कह सकते हो आप यहां पर शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। यहां पर अगर हम कहें तो यहां हड्डियों की संख्या शिशुओं में होती है 270, याद रखना आप। तो कौन सा सही हो गया? 270, ठीक है। एडल्ट में कितनी होती? एडल्ट में होती हैं 206, ठीक है। और बाल्यावस्था में कितनी होंगी? बाल्यावस्था में होंगी 350, 200 कहीं है ही नहीं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा?
यहां का आंसर कौन सा है? 270, 270। शिशु जन्म के समय थोड़ी ज्यादा हड्डियां ले आता है और फिर बाल्यावस्था में क्या होता है, उससे भी ज्यादा होती है। फिर जैसे ही वो मैच्योरेशन में जाता है तो हड्डियां अपना प्रॉपर प्लेस ले लेती हैं, इसलिए उनकी संख्या कम हो जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस इसी कंडीशन से या इसी समस्या से जुड़ा हुआ सवाल है। बाल्यावस्था में बालकों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अभी अभी आपने पढ़ा है। अब 206, 350, 270, 250। तो अगर हम कहें 250 की संख्या कहीं है नहीं, 270 आप पढ़ चुके हो। अब बात चल रही है 206, अभी अभी हमने बताया था, बचा क्या है? 350। बाल्यावस्था में कितनी है बच्चा? चाइल्डहुड में कितनी है हड्डियां? चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा है, 350 तक हो सकती हैं, तक हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज है, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तीनों चीजें यहां क्लियर हो रही। परिपक्व अवस्था में हड्डियों की संख्या, इसका मतलब एडल्टहुड में कितनी आ रही हैं, ये कह सकते हो किशोरावस्था प्लस। अब यहां हड्डियों की संख्या कितनी? 350, 270, 206, 250। तो 250 है नहीं, 270 है नहीं, 350 है नहीं, 206 क्लियर है। किशोरावस्था प्लस में कितनी जाती हैं? 206 हड्डियां जाती हैं। यानी कह सकते हैं आज की डेट में हम एडल्टहुड में और हमें कितनी बोन्स हैं, बोन्स की संख्या कितनी है, तो अब स्थायी हो गई हैं, 206 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में अस्थायी टेम्परेरी दांतों की संख्या होती है। टेम्परेरी, एक परमानेंट टीथ है, एक टेम्परेरी। तो टेम्परेरी टीथ की संख्या कितनी होती है? 32, 22, 16, 20। आंसर प्लीज। अब देखो ये सवाल ऐसे हैं जो जरूर कंफ्यूजन आपको पैदा करेंगे। 32, 32 दांत ये कहां पर है? ये है एडल्टहुड में। राइट। 22 की संख्या कहीं आती नहीं, 16 की संख्या कहीं आती नहीं, 20 है। अब यहां याद रखो, या तो 32 की बात आती या 20 की आती है। तो बच्चों में टेम्परेरी जो टीथ आते हैं वो कितने आते हैं? 20 आते हैं, 20 आते हैं। ठीक है, और वो जब गिर जाते हैं तो जो नए दांतों की संख्या कंप्लीट आती है वो कितनी आती है? वो 32 दांत उसमें होते हैं। तो दो कंडीशन पे जाओगे, एक तो अस्थाई और एक जाओगे स्थाई। ये क्या है? ये परमानेंट है, और ये क्या है? ये टेम्पोररी है। क्लियर होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 15। एडोलेसेंस, शब्द खूब सुना है आप। एडोलेसेंस शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो यहां दो चीजें समझिएगा, एक तो एडोलेसेंस पूछा जा रहा है और दूसरा शब्द होता है एडोलसियर। तो अब देखो, एडोलेसेंस शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच। मुझे लगता है कि आपने लैटिन चुना होगा, लेकिन लैटिन नहीं है, ये अंग्रेजी है। एडोलेसेंस किस भाषा का है? ये इंग्लिश का है। और ये किस भाषा का शब्द है? ये है आपका लैटिन। राइट, एडोलसियर। अब अगर कहा जाए एडोलेसेंस किताब के लेखक कौन है? तो यहां आएगा आपका स्टैनली हॉल। राइट। तो एडोलेसेंस किस भाषा का, मूलतः किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का भार 250 ग्राम, 700 ग्राम, 350 ग्राम और 1260 ग्राम। बताएं प्लीज। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार, बिल्कुल सही, 350 ग्राम। ठीक है, शिशु के मस्तिष्क, ब्रेन का वेट जो है 350 ग्राम होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
एक्टोडर्म भ्रूण के डैश विकास में सहायक होता है। एक्टोडर्म एक तत्व है, एक पदार्थ है, राइट, जो भ्रूण के डैश विकास में सहायक होता है। बालों के विकास में, दांतों व नाखूनों के विकास में, संवेदन ग्रंथियों के विकास में उपयुक्त सभी। तो बच्चा फोर्थ इज राइट। एक्टोडर्म बालक में या भ्रूण में बालों के विकास, दांत व नाखून के विकास, संवेदन ग्रंथियों के विकास में सहायक माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, गर्भावस्था का काल है। देखो सवाल वही है, गर्भावस्था का काल है। टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियो 9 मास, 10 चंद्रमास, 10 कैलेंडर मास, 250 दिन। अच्छा सवाल सुने सुने लग रहे हैं, लग रहे विकल्प पे जाते होगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन। गर्भावस्था का काल 9 मास है नहीं, 250 दिन है नहीं, तो दो तो इनको कट कर दो पहले। अब आता 10 चंद्रमास, 10 कैलेंडर मास। तो यहां पर दो चीजें समझिएगा, कैलेंडर मास तो आपका जो तारीख वाला है, और चंद्रमास कौन होता है, ये होता है लूनर मंथ। ये सवाल पूछा गया है, आंसर आपका होगा 10 चंद्रमास। एक चंद्रमास बराबर है, एक की बात चल रही, एक लूनर मंथ 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट, इतना समय होता है। तब 29 डेज। एक कैलेंडर मास में आप फिक्स देखते होंगे, कभी कभी आप देखते हैं 30 है, 31 है, 28, 29 है, लेकिन ये परफेक्ट है। एक चंद्रमास की जो अवधि है वो 29 दिन, मतलब एक लूनर मंथ जो है एक्चुअल मंथ से कुछ छोटा होता है। तो यहां पर 10 चंद्रमास है, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बालक एवं उसके शरीर के विभिन्न अंगों का विकास व्यवस्थित एवं पूर्व कथनीय विकास ढांचे के अनुकूल होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे डैश की संज्ञा दी है। अच्छा ओके, बालक एवं उसके शरीर के विभिन्न अंगों का विकास व्यवस्थित एवं पूर्व कथनीय विकास ढांचे के अनुकूल होता है। मनोवैज्ञानिकों ने डैश की संज्ञा दी है इसे। वैयक्तिक भिन्नता की दशा, पदो शिरामुखी दिशा, शिरो अधोगामी दिशा, विकास की एक दिशा। बताएं प्लीज। वैयक्तिक भिन्नता की दशा, भाई कंडीशन दी गई है उसके शरीर के विभिन्न अंग व्यवस्थित, तो वैयक्तिक भिन्नता नहीं है यहां पर, विकास की एक दिशा भी नहीं है। पदो शिरामुखी या फिर शिरोपदामुखी में कंफ्यूजन होगा आपको, तो आपको पदो ये आ गया, पदो 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 पैर से सिर की ओर, आप करो गलत है। और ये वाला कौन सा है, ये है सिर से पैर की ओर, इसे ही कहा गया है सेफेलोकॉर्डल। तो कौन सा सही हो गया, तीसरा सही हो गया, सिर से पैर की ओर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, समाजीकरण की मुख्य संस्था, मुख्य संस्था है मेन एजेंसी या फिर प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, विद्यालय, पास पड़ोस, परिवार, मित्र। आंसर प्लीज। परिवार मुख्य संस्था कौन सी है, चीफ एजेंसी है परिवार। अच्छा समाजीकरण आता तो सबसे है, लेकिन यहां सवाल पूछा गया है मुख्य, मेन, तो मेन में केवल एक आएगा, हम पहले ही बता चुके हैं परिवार। शिशु सबसे पहले परिवार में आकर सोशलाइजेशन सीखता है। समाजीकरण का पहला पाठ उसकी मां पढ़ाती है, राइट। मां के स्पर्श से, मां की आवाज से, मां के संवेदन से वो अटैच होता है, फिर मां बताती है पापा है, फिर बताती है भैया है, फिर बताती है दीदी है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, और इस प्रकार से उसका सोशलाइजेशन बढ़ता है। तो मुख्य संस्था कौन सी है, परिवार। अगर यहां कहें समाजीकरण की संस्था है तो फिर हो सकता है विद्यालय, पास पड़ोस, परिवार, मित्र सारे हो सकते हैं,
लेकिन सवाल हमारा मुख्य था, इसलिए केवल और केवल परिवार को चुना जाएगा। आई होप ये बात क्लियर है। तो ये थे आज के 20 सवाल, 20 सवाल आज के सेशन के। कैसा रहा आज का सेशन? पुनः उम्मीद करता हूं कि आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक मुझे अवश्य देंगे। ठीक है, किसी भी डाउट के लिए, किसी भी संदेह के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर या फिर टेलीग्राम थिंक साइकोलॉजिकली पर। और आप सबको पता है कि टीचमेंट पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं टेट, सुपर टेट की। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो वहां भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर आपको दिए जा चुके हैं किसी भी डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए। तो ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।